अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स मॉडल पेपर जो कि 2020 में आया था 2020 में उसके सॉल्व एमसीक्यूज मेरी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं और ये आपके सामने भी आपको नज़र आ रहे हैं। हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि अगर इस एमसीक्यू का कोई भी एमसीक्यू है उसका जो आंसर है वो क्यों आया। ये जो एमसीक्यू है इसका आंसर कैसे ये आएगा ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है इन मैट्रिसेस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। इसमें बहुत सिंपल है। जब भी ब्रैकेट ओपन होगी अगर बीच में यहाँ प्लस होगा और ऊपर यहाँ ट्रांसपोज होगा तो ये ट्रांसपोज ए और बी दोनों के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगी ये ट्रांसपोज ए के ऊपर जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस वैसे का वैसा, और जब बी के ऊपर जाएगा तो बी ट्रांसपोज। तो सिंपल सा ये आंसर है, बहुत आसान। जब ये ब्रैकेट ओपन होगी कोई फार्मूला नहीं लगेगा, कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, जस्ट ये ट्रांसपोज ए और बी दोनों के ऊपर आ जाएगा और प्लस वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है जी, ये आंसर है हमारा। अगला पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। हमें पूछा गया है इसका इमेजिनरी पार्ट। सही है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे पास एक नंबर है, इस नंबर को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम इसका इमेजिनरी पार्ट बताएंगे कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। जब ये ब्रैकेट खुलेगी ब्रैकेट के बाहर माइनस आयोटा है, ये माइनस आयोटा जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और 3 आ जाएगा। आयोटा आयोटा जो है वो क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, फिर माइनस प्लस, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस और ये माइनस आयोटा, ये जो आयोटा है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। अच्छा, -3 ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, यहाँ हम बेशक इक्वल के साइन लगाते रहेंगे। हम सॉल्व तो कर रहे हैं एमसीक्यू के लिए, फिर भी एक तरीका है कि जी जब भी आप इस तरह सॉल्व करें तो इक्वल इक्वल लगाते रहे। अब ये जो ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 वन सा 3 हो जाएगा। प्लस का साइन हम नहीं लिखते शुरू में, कोई जरूरत नहीं लिखने की। -2 आयोटा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये है रियल पार्ट और ये जो आयोटा वाला है ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जिस हिस्से में आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ये है। -2 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है और ये जो 3 है ये आपका रियल पार्ट है। सही है, उसने क्या पूछा हुआ है। अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट -2 है, रियल पार्ट 3 है। आ जाए जरा एमसीक्यू पे। उसने पूछा हुआ है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट जब हमने किया था तो -2 आ रहा था। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जहां आयोटा होता है, जिस हिस्से में आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और आयोटा के साथ जो कुछ भी लिखा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा आपका, आयोटा उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। आयोटा सिर्फ ये बता रहा होता है आपको कि ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, आगे क्या साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इसको तो खैर हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चले मैं ले जाता हूँ वहाँ पे। साइंटिफिक नोटेशन इसका हमने करना है। साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी पॉइंट, पॉइंट जो है ना वो एक के बाद आना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब यहाँ जरा उल्टे हाथ से यहाँ से जाए ना जरा देखें, तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 7 है। 7 इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इसके बाद पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट इस जगह आना चाहिए, इस जगह। अच्छा, पॉइंट यहाँ लाने के लिए मुझे यहाँ पे जो है ना मैं जंप लगवाता हूँ इसको। मैं कहता हूँ यार पॉइंट जंप्स लगाई, 1 2 3 4, 4 जंप्स लगाई। तो 4 जंप्स लगाने के बाद पॉइंट आ गया 7 के बाद, 7.61 हो गया इंटू 10 की पावर। जितनी जंप्स लगाई हैं इसने, ये जंप्स इसने क्यों लगाई हैं, इस ये पहले नंबर छोटा था, 0.0000761 छोटा नंबर था, अभी ये नंबर बड़ा हो गया है। जब आपका पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये जंप्स लगाता है राइट साइड पे, तो नंबर बड़ा हो जाता है और उसकी पावर छोटी हो जाती है। कितनी जंप्स लगाई हैं, 1 2 3 4 जंप्स लगाई हैं। तो इससे पहले यहाँ पे 10 की पावर नहीं थी, नहीं मीन जीरो थी पावर। जब इस तरफ को जंप्स लगाई हैं उसने राइट साइड पे, तो अब पावर इसकी कम होगी तो ये हो जाएगी जीरो में जो है ना आ जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, क्यों, इसलिए कि 0 - 4 = -4। अगर जंप्स उस तरफ को लगती हैं तो ये पावर प्लस होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन हम पहले देखते हैं पहले पावर थी क्या। ठीक है, सपोज मैं ये कहता हूँ कि आपके पास है 2012 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है। ठीक है, अच्छा पॉइंट यहाँ पे नहीं है तो पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पे इस जगह। अब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं जंप लगाऊंगा, 1 2 3, 3 जंप्स लगा के पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो मैं कहूंगा 2.012। ठीक है, अब पहले ये नंबर बड़ा था
पॉइंट यहाँ पे था ना, नंबर बड़ा था, अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, नंबर छोटा हो गया। तो आपका पॉइंट ने मूव किया लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मूव करने से नंबर छोटा हो गया है, पहले नंबर बड़ा था अब छोटा हो गया है। जब नंबर छोटा होगा तो पावर बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? जितनी जंप्स लगी। कितनी जंप्स लगी? एक, दो, तीन, तीन जंप्स लगी। तो ये 10 की पावर जो 3 है, ये 10 की पावर 3 + 3 हो जाएगी। इट मीन्स 2.012 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमने अपने हिसाब से पॉइंट को कहीं पे लेके जाते हैं तो जो जंप्स लगवाते हैं पॉइंट को, उससे हमारी जो पावर है वो कम ज्यादा होती है। राइट साइड पे जब पॉइंट जंप लगाता है राइट साइड पे, तो पावर माइनस होती है, कम होती है, छोटी होती है। और लेफ्ट साइड पे जब जंप लगाता है तो पावर बड़ी होती है। तो इसका जब हमने यहाँ पे ये जो है 4 जंप्स लगा के जब ये यहाँ आया था, तो ये 7.61 10 की पावर -4, ये आंसर है जी हमारा। ठीक है। अच्छा, फिर आगे चौथा एमसीक्यू है, इफ a + b = 4 एंड a - b = 12, द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, ये एमसीक्यू मैं पूरे का पूरा जो है ना उठा के यहाँ ले आता हूँ। और इसका एक फार्मूला है आसान सा, अगर वो आपको फार्मूला याद है तो फिर बल्ले बल्ले। आपको क्या करना है, आपको मैं दो फार्मूले हैं, a + b और a - b। बेसिकली तीन फार्मूले हैं, एक तो है a + b × a - b = a² - b², वो तो यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है। यहाँ पे ये मुझे क्या मालूम करना है, ए बी मालूम करना है। जब भी अगर a + b और a - b हो और ए बी मालूम करना हो तो फॉर्मूला होता है 4ab = a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अगर मुझे a² + b² मालूम करना होता फिर यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ पे आ जाता 2 × a² + b²। बहरहाल ये फार्मूला फिलहाल आप याद कर लें। आपके पास a + b और a - b आपको दिए हुए हैं, ये आपको ए बी मालूम करना है। ये फार्मूला है 4ab = a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो आप इसको यूं ही लिखें 4ab। a + b की वैल्यू क्या है? 4 है। a + b की जगह a + b की वैल्यू लिख दी, a - b की जगह a - b की वैल्यू लिख दी। 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। और यहाँ पे जब इसका स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कट जाएंगे, तो 12 आ गया। 16 में से 12 निकाला, क्या आ गया जी? 4 आ गया। और यहाँ पे क्या था? 4ab। ठीक है जी। अब आपने ए बी मालूम करना है तो क्या करें, ये जो 4 ए बी के साथ है, इस 4 को उधर नीचे ले जाए, तो 4 से 4 कट गया, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला याद रखें कि अगर आपको a + b और a - b पता हो और ए बी मालूम करना हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ये आपकी जो है ना एक्सरसाइज है 4.2 है शायद, 4.2 में ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो ए बी का आंसर आ रहा है 1। ठीक है जी, ये देखिए ए बी का आंसर आ गया 1। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, अगला क्वेश्चन भी इजी है। ये क्या कहते हैं जी, फैक्टर का कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा, अगर x - 2 इसका फैक्टर होगा, पहली बात तो ये है कि हमें ये जो चीज दी हुई है ये वाली, इसको हम कह देंगे f ऑफ x। इसको हम कह देंगे f ऑफ x, kx³ -4x² +3x - 6। सही है, इसको हम कह देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ये फैक्टर है तो इस x - 2 को 0 के इक्वल रखें। यहाँ पे x - 2 को 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 इसके अंदर रख दें, अगर 0 आंसर आ गया तो फैक्टर है, 0 आंसर ना आया तो फैक्टर नहीं है। चले जी, मैंने यहाँ पे x की जगह, x की वैल्यू 2 आई थी, मैंने x की जगह x की वैल्यू रख दी हर जगह। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे जो है ना 0 नहीं है, 0 के इक्वल तो खैर आएगा, लेकिन यहाँ पे उसने क्या k की वैल्यू। तो बहरहाल चले हम ये 2 रखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने x की जगह हर जगह 2 वैल्यू रख दी। ठीक है जी। और क्योंकि उसने कहा है कि फैक्टर है तो इसका इसका जो आंसर है वो 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पे देखें 2 की पावर 3 क्या आ गया? 8 आ गया। 8 के माइनस, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 आ गया 16। और 3 2 जो है ना, ये +6 आ गया, ये -6 = 0। ये +6 और -6 कट गए, ये बचा 8 के -16 = 0। ये -16 वहां जाके क्या हो जाएगा? ये -16 दूसरी तरफ जाएगा, +16 हो जाएगा। मुझे k की वैल्यू मालूम करनी है। 8 क्या क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 को वहां नीचे ले जाएंगे, जो अगर कोई चीज लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रही है राइट पे जाके डिवाइड में चली जाती है। तो ये 8 यहाँ k से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 8 1 8, 8 2 16। k की वैल्यू क्या आ गई जी? 2 आ गई k की वैल्यू। ठीक है जी। तो k की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। हमने क्या किया, हमने पहले इसको f ऑफ x कहा। ये जो जो भी फैक्टर दिया हुआ था उस फैक्टर को हमने 0 के इक्वल रख करके x की वैल्यू निकाली। और फिर इसमें f ऑफ x में x की जगह जहां जहां x था वहां वहां x की जगह x की वैल्यू रखी।
और क्योंकि उसने कहा था कि फैक्टर है, उसने ये नहीं पूछा नहीं था कि फैक्टर है या नहीं है, उसने कहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये जो है इसका फैक्टर है, उसने खुद बताया था कि फैक्टर है। तो अगर वो उसने बताया हो कि फैक्टर हो तो जीरो के इक्वल रखते हैं, तो जीरो के इक्वल रखा, सॉल्व किया, के की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी, ये देखें के की वैल्यू 2 आई हुई है। अच्छा आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ। एलसीएम में याद रखें अगर दो इस तरह की एक जैसी चीजें हों, पावर डिफरेंट हो, तो जो बड़ी पावर है वो एलसीएम होती है, छोटी पावर एचसीएफ होती है। बहुत आसान सी बात है। यहाँ पे भी x-2 x-y की पावर 2 है, यहाँ x-y की पावर 3 है। दोनों सेम चीजें हैं, सिर्फ फर्क किस चीज का है, पावर का। तो अगर एलसीएम लेना है तो बड़ी पावर होगी, x-y की होल पावर 3 होगी अगर एलसीएम लेना है। और एचसीएफ लेना हो तो फिर छोटी पावर होती है। एचसीएफ अगर अगर मैंने मुझे एचसीएफ मालूम करने का कहा होता सेम क्वेश्चन में, तो फिर ये एचसीएफ होता। ठीक है, साथ एक और चीज भी मैंने आपको समझा दी। जब भी इस तरह सेम चीजें होती हैं, एलसीएम होते हैं बड़ी पावर और एचसीएफ होती है छोटी पावर। अच्छा वो कह रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशन कैपेसिटी सी ऑफ लिफ्ट इज एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब है सी की वैल्यू या तो 1000 kg होगी या 1000 से कम होगी। क्यों, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सी जो है या तो 1000 के इक्वल है या उससे कम है। तो ये आ गया जी, सी इज लेस देन और इक्वल टू 1000। एट मोस्ट का मतलब होता है कि इससे ज्यादा नहीं, इसकी वैल्यू जो है ना, सी की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा अब आठवां एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट नहीं होना चाहिए था पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अच्छा एक की बात हो रही है, इंटरसेक्ट वाई इज इक्वल टू दिस। अच्छा इंटरसेक्ट कौन नहीं करती, जो पैरेलल होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। ये हमें एक लाइन दी है, वो कह रहा है बताओ इसमें नीचे कौन, इन लाइनों में से कौन सी लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। भाई वो लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी जो इसके पैरेलल होगी। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी लाइन इसके पैरेलल है। ये जो x है, x के साथ जो यहाँ पे लिखा होता है, जब आपके पास इक्वेशन लिखी हो y इज इक्वल टू करके लिखी हो, तो x के साथ जो यहाँ पे लिखा होता है वो स्लोप होता है लाइन का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इन चारों लाइनों में देखना है कि x के साथ -3 किसके लिखा हुआ है। तो ये देखें x के साथ -3 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो बेसिकली ये जो x के साथ यहाँ लिखा होता है, जब उल्टे हाथ पे y हो, जब हमारे पास इक्वेशन लिखी हो y = mx + c, तो ये m की वैल्यू है, m कहते हैं स्लोप को। तो वो लाइंस जिनका स्लोप सेम होता है वो पैरेलल होती हैं, वो एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसका मतलब ये मुझे कैसे, आप जो है ना अगर ये लाइन देखेंगे ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट y = दिस, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, अगर ये उसने जो है ना आगे पीछे करके दी होती, फिर आपको खुद अरेंज करनी होती, y को आपने उल्टे हाथ पे रखना है, बाकी सारी चीजें सीधे हाथ पे लेके जानी है। y उल्टे हाथ पे, बाकी सारी चीजें सीधे हाथ पे। x के साथ जो भी लिखा होगा वो m की वैल्यू होगी। m क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जो इस लाइन के पैरेलल होगी। कौन सी लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, जिसका स्लोप सेम होगा। इसका मतलब है नीचे जो लाइंस हैं उनमें से देखो किसका स्लोप -3 है, तो पता चला इस लाइन का स्लोप -3 है, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल होगी, पैरेलल लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे लिखा है एट व्हाट पॉइंट स्ट्रेट लाइन y = दिस कट्स y एक्सिस। अच्छा वो कह रहे हैं कि बताएं किस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगी। भाई y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, सही है, ये जहन में रख लें। y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, तो आप x की जगह यहाँ 0 रखें। जब आप यहाँ x की जगह 0 रखेंगे, x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसका मतलब है वो जो पॉइंट आ जाएगा उसमें x 0 होगा और y की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, y एक्सिस को कट करने के लिए हमने क्या किया, हमने x की जगह 0 रखा। x की जगह जब हमने 0 रखा तो जो y की वैल्यू आई है 1/2, हमने देखा कौन सा पॉइंट है जहां x 0 है और y 1/2 है, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे y एक्सिस को कट करेंगे। 10वां एमसीक्यू है, इन ट्रायंगल ABC इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज a = 30, AB = AC, ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और एक एंगल दे दिया 30, देन वैल्यू ऑफ एंगल B एंड C। अब यहाँ पे हमारे पास याद रखिएगा कि एंगल ए के सामने वाली जो साइड है, एंगल ए के सामने वाली साइड जो है वो क्या है, BC है। ठीक है, एंगल ए के सामने वाली जो साइड है वो BC है, वो साइड यहाँ पे दी नहीं है हमें। ठीक है, एक बात।
दूसरी बात ये है कि इसके ये जो ए बी है, ए बी के सामने वाले जो एंगल है वो सी है, और ए सी के सामने वाला जो एंगल है वो बी है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, एक एंगल तो हो गया 30। ठीक है, टोटल तीनों एंगल को प्लस करो, क्या आता है? तीनों एंगल्स को प्लस करो आता है 180। 180 में से ये 30 निकाल दो, पीछे बचा 150। अब 150 के 150 जो है ना, वो जो बाकी के दो एंगल हैं वो दोनों इक्वल हैं, तो 150 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 75 75। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने कहा कि ये एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड यहाँ नहीं दी हुई। एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होती है? बीसी। बीसी यहाँ नहीं दी हुई। यहाँ जो आपके साइड्स दी हुई हैं वो दी हुई हैं ए बी और ए सी। सही है, ए बी के सामने एंगल कौन सा होता है? सी। एंगल सी। ए सी के सामने क्या होता है? एंगल बी। तो एंगल बी और सी उसने पूछे हुए हैं। तो क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। अब तीनों एंगल्स को प्लस करो तो क्या आता है? तीनों एंगल्स को प्लस करो तो आता है 180। 180 में से ये 30 निकाल दो, पीछे बचे 150। 150 वो दोनों एंगल जो हैं जो भी हमने मालूम करने हैं उन दोनों का सम क्या है? 150। और मजे की बात ये बता रहा है कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो 150 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 75 75। ठीक है। 11 एमसीक्यू है, व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक ए बी सी डी अ पैरेललोग्राम। अगर आप चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि y की क्या वैल्यू होगी जिस पे ये पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है, तो आप क्या करें, आप देखें ये वाली दोनों साइड्स क्या है आपस में? इक्वल है। और ये वाली ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या है? इक्वल है। तो आपकी यहाँ से इक्वेशंस बनेंगी। अब मैं ये करता हूँ कि इसको जो है ना वहां लिख लेता हूँ और इससे इक्वेशन बना के सॉल्व करके जो है ना हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम पकड़ा। पैरेललोग्राम की क्या होती है? आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है जी। पहले ये वाली जो साइड है ये लिखा है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 12। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 12। और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ये है एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। ये दो आपके आ गए जो है ना, ये दो आपकी इक्वेशंस आ गई हैं। इस साइड को इस साइड की इक्वल रखा, इसको आमने सामने वाली साइड को इक्वल रखा। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है ना सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमने ये तो दोनों आपस में इक्वल है नहीं, हमने एक्स को काटना है। तो हम जो है ना ये नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके सारे साइन चेंज कर देते हैं। इस एक्स का साइन प्लस है, इसको माइनस कर देंगे। इस 3 वाई का साइन प्लस है, इसको माइनस कर देंगे। इस 2 का साइन प्लस है, इसको माइनस कर देंगे। ये एक्स और माइनस एक्स कट जाएंगे, -2 वाई और -3 वाई, -5 वाई हो जाएगा। 12 में से 2 माइनस होगा, 12 -2, तो ये आ जाएगा 10। वाई जो है ना मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे? -5 को यहाँ नीचे ले जाएंगे। 5 1 5, 5 2 10, वाई की वैल्यू क्या आ गई? -2। ठीक है जी, वाई की वैल्यू -2 क्या रखें? पहले ऊपर वाली इक्वेशन में वाई की वैल्यू -2 रखें। यहाँ पे ये देखें, यहाँ वाई की जगह मैंने -2 रखा इज इक्वल टू 12। तो ये आ गया एक्स माइनस 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 प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 12 - 4, x इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2। ये देखें, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आमने सामने वाली साइड्स को इक्वल रख के दो इक्वेशंस बनेगी। उन दो इक्वेशंस में से क्या करेंगे? नीचे वाली इक्वेशन को, क्योंकि दोनों में जो है ना x इक्वल है, एक्स के साइन सेम है, एक्स को काटना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाली इक्वेशन को। तो नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन सबकी चेंज करेंगे, जो प्लस प्लस साइन है माइनस कर देंगे। काट कूट के जो है ना आप जो है ना इसका आंसर ले आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना अगला है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कट ईच अदर इन द रेशियो। ये तो तीसरी दफा ये एमसीक्यू आ रहा है, इतना मशहूर एमसीक्यू है। अब मैं मेरा ख्याल है पेपर मेरा ये चौथा है, और 4 पेपरों में से 3 पेपर्स में ये एमसीक्यू आ जाएगा मीडियन वाला। अगला है व्हाट इज द डायगोनल लेंथ ऑफ अ टीवी स्क्रीन हैविंग डायमेंशन 80 सेंटीमीटर इनटू 100 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो है आपका जो डायगोनल होता है, अगर आप टीवी की बात करें, टीवी की आपकी जो स्क्रीन है, लाइक आपका टीवी इस तरह का है। ठीक है, इसकी जो डायगोनल स्क्रीन, जो इसका डायगोनल है स्क्रीन का, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है। अब उसने जो आपको वैल्यूज दी हुई है वो दी हुई है 80 और 60। क्या वैल्यूज दी हुई हैं? आपको वैल्यूज दी हुई हैं कि ये भैया 80 है और ये 60 है। आपको ये मालूम करना है। तो ये तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है।
तो अगर h मालूम करना है तो क्या करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, h से h कट जाएगा। अब क्या करें, आप 60 का स्क्वायर लें और 80 का स्क्वायर लें और दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल लें। 60 का स्क्वायर 3600, 80 का स्क्वायर 6400। ठीक है, और 64 और 36 जो है वो हो जाएगा 100, और 2 जीरो और लग गए। और इसको जब निकालेंगे वन वैसे का वैसा निकल जाएगा, इन 2 जीरो की जगह 1 जीरो निकला, इन 2 जीरो की जगह 1 जीरो निकला। तो आपका जो आंसर आ रहा है डायगोनल का वो आ रहा है 100। ठीक है जी, ये 100 सेंटीमीटर इज योर आंसर। हमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, हाइपोटेन्यूज मालूम किया है। अगला है द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। ये याद करने वाली बात है कि जो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो 90 डिग्री पे जो करते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। लास्ट एमसीक्यू है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, द देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब ये एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही है। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री सम होता है एडजेसेंट एंगल का। तो चलें हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 2x + 25 + 3x - 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180। ठीक है जी, 2x और 3x कितना हो गया? 5x। 25 में से 5 निकला +20 इज इक्वल टू 180। 5x इज इक्वल टू 180 - 20, ये आ गया 160। ठीक है जी, मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं यहाँ नीचे ले आऊंगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10। x की वैल्यू आ रही है 32। अच्छा, उसने क्या पूछा हुआ है? उसने पूछा हुआ है कि x की वैल्यू मालूम करनी है, तो आ गई ना x की वैल्यू 32। ठीक है जी, तो इस तरह जो है ना, हमने ये 15 की 15 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर ली हैं, सॉल्व कर ली हैं। प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखिएगा। कुछ चीज़ समझ ना आए तो बेशक जो है ना इस वीडियो को 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें। स्टिल कुछ मसला हो तो वो कमेंट्स में मुझे बताएं, सो दैट कि मैं उस मसले को अगले अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस कर सकूँ। ठीक है जी, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।